नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। देश में चुनावों का सीजन लौट आया है और हिंदुओं का सबसे बड़ा नारा है, बटोगे तो कटोगे। पहले योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उछाला। आरएसएस और बीजेपी इसे हवा देती, उससे पहले ही पब्लिक में यह नारा चलने लगा। बाद में संघ ने इसे समर्थन दिया। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसी नारे को बोल रहे हैं। बीजेपी के हर रैली में यही नारा बजाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि जब हरियाणा में ये नारा चल गया तो महाराष्ट्र में भी चलेगा। बीजेपी अपने इस नारे को बड़ा गेम चेंजर मान रही है। इसका पहला रुझान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देश में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का चुनावी रुझान क्या है? बटेंगे और कटेंगे से बीजेपी को कितना फायदा है? बटेंगे तो कटेंगे कैसे अब सबसे बड़ा नारा बन गया है? यूपी से महाराष्ट्र तक, झारखंड से बंगाल तक, पूरे देश में एक ही नारा धूम मचा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। क्या इस नारे का महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? अगर एनडीए के लिए 23 नवंबर 2024 के नतीजे 4 जून 2024 के नतीजों से अलग हुए तो पक्का मान लीजिए फर्क इसी नारे से पड़ेगा और इंडिया अलायंस की हार की बड़ी वजह भी यही नारा बनेगा। बटेंगे तो कटेंगे। जो कहते हैं इस नारे से क्या बदल गया, उन्हें इसका जवाब 8 अक्टूबर को हरियाणा में मिल चुका है, जब कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई और बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक नारे बटेंगे तो कटेंगे से पासा पलट दिया, जहां उनका स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे की धार बिल्कुल वैसी ही है जैसा नारा 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जय श्री राम का लगा था। इस नारे में भी 3 शब्द हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और 40 साल पहले लगे उस नारे में भी 3 शब्द थे, जय श्री राम। ये हिंदुओं की रक्षा का नारा है और वो राम मंदिर के निर्माण का नारा था। इस नारे के सूत्रधार योगी आदित्यनाथ हैं, तो उस नारे के सूत्रधार विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंहल थे। तलवार निकाली है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। जय श्री राम के नारे ने राम मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया था और बीजेपी को 2 सीट से सत्ता तक। 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई थी। बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही समय पर दिया है, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी उनकी जमीन जायदाद लूट रहे हैं और बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा योगी आदित्यनाथ ने अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया है। ये नारा आरएसएस की प्रयोगशाला में नहीं तैयार हुआ, आरएसएस ने इसे हूबहू मान लिया है। योगी आदित्यनाथ ने 27 अगस्त को सबसे पहले आगरा की एक जनसभा में इस नारे को लगाया था। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,
वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे को और धार दे दी जब उन्होंने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। केवड़िया में भी सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने इस बात को फिर दोहराया और हिंदुओं को एक होने का मैसेज दिया। ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। 2018 में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सवाल पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा था, हम हिंदू हैं, हम ईद नहीं मनाते और हमें इस पर गर्व है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं। मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है? अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे। ये ढोंग और पाखंड है। ये ढोंग और पाखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। हम लोग ये पाखंड नहीं कर सकते, जो अंदर है वही बाहर। ये वैसा ही नारा है जैसा 1980 के आसपास अशोक सिंहल लगाते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सोचिए, बटेंगे तो कटेंगे से 80% वोट अगर एक तरफ आ गया तो रिजल्ट कैसा आएगा? 4 जून जैसा आएगा या हरियाणा जैसा आएगा? बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के 12 दिन बाद पहला रिजल्ट हरियाणा का आया और बीजेपी डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गई। अब इसकी टेस्टिंग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और यूपी के उपचुनाव में होनी है। जो नेता जात पात और रीजन के हिसाब से चुनाव को देख रहे हैं, उन्हें 4 जून वाला परिणाम 23 नवंबर को भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग बटेंगे तो कटेंगे के एंगल से नतीजे देख रहे हैं, वो एकदम अलग परिणाम देख रहे हैं, जैसा 8 अक्टूबर को हरियाणा में दिखा था। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से सबसे ज्यादा बेचैन अखिलेश यादव है।
उन्हें डर है कि उनके पीडीए से कहीं दलित और पिछड़ा वोटर खिसक ना जाए। उसे बचाने के चक्कर में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। पहले अखिलेश ने पोस्टर निकाला, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर नया पोस्टर निकाला कि ना बटेंगे और ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे को राजनीति का सबसे नकारात्मक नारा बताया, देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि योगी उपचुनाव में हार के डर से भयभीत हैं, इसीलिए भय बेच रहे हैं। क्या अखिलेश की बात सच है या योगी के नारे की आड़ में वो अपना डर छुपा रहे हैं? योगी बटेंगे तो कटेंगे से 80% को कनेक्ट कर रहे हैं, अखिलेश के लिए 20% भी नहीं छोड़ रहे हैं। योगी का नारा जिस तरह से हिट हो रहा है, उससे हिंदुओं में एकजुटता का मैसेज जा रहा है। बीजेपी को बम्पर फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की जात पात की राजनीति खत्म हो रही है। उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला फेल हो सकता है। 27 का सत्ताधीश बनने का ख्वाब उपचुनाव में ही टूट सकता है। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लग चुके हैं। योगी की रैलियों की जबरदस्त डिमांड है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा मराठाओं की धरती पर गूंजने लगा है। योगी फैक्टर चुनाव पर हावी होने लगा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर भी सजने लगे हैं। राज ठाकरे भी हिंदुत्व की नाव पर सवार होकर वैतरणी पार करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि 23 नवंबर को भी क्या महाराष्ट्र का रिजल्ट हरियाणा जैसा होगा या फिर रीजन और जात पात की राजनीति चलेगी? सर्वे आने शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 6 रीजन है: मुंबई, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र। मुंबई और कोंकण रीजन में महायुति भारी है तो पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भारी दिखाई दे रही है। मराठवाड़ा में कांटे की टक्कर है, लेकिन विदर्भ तय करेगा कि महाराष्ट्र में सरकार कौन बनाएगा। महायुति के लिए पश्चिम महाराष्ट्र सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां लड़ाई पवार वर्सेस पवार की है। पश्चिम महाराष्ट्र में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां 19 सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव में उसे 21 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों कैंप के लिए ताकत दिखाने का बड़ा मौका दिवाली पड़वा था। पहले पूरा परिवार गोविंद बाग में समर्थकों के साथ पड़वा मनाता था, लेकिन इस बार अजीत पवार ने काटेवाड़ी में त्योहार मनाया, लेकिन भीड़ गोविंद बाग में ज्यादा जुटी। अरे मैंने पड़वा अलग मनाने का कारण ये था, लोगों को तकलीफ ज्यादा न होने के लिए मैंने वैसा किया। जो मुझे खाली मिलने के लिए आते हैं और वहाँ क्या होता है, हम तीनों चारों खड़े हो जाते हैं, तो कोई लोग साहब को मिलने के लिए आते हैं तो उनको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कोई लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, कोई लोग बाकी मेरे जो कज़न हैं उनको मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ये सब है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ खड़ा रहूं तो मुझे खाली मिलने के लिए जो आएंगे उनकी लाइन वहाँ नहीं रहेगी, उनको तकलीफ नहीं होगी और वहाँ की लाइन भी जरा ठीक ठाक रहेगी। ऐसा पहली बार हुआ जब चाचा भतीजे ने अलग अलग जगह त्योहार मनाया। पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था। सुप्रिया सूले ने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। ये अदृश्य शक्ति का यश है। दिल्ली की जो अदृश्य शक्ति है, घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो, ये सब उन्हीं का कारनामा है।
शरद पवार इस बार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर नए कैंडिडेट को उतारा है और अजीत पवार ने पुराने वफादारों पर भरोसा जताया है। हमारे प्रचार के मुद्दे यही हैं, महायुति के सरकार के माध्यम से जो कुछ योजनाएं पूरी महाराष्ट्र के लिए किए गई, खासतौर पर हमारे महिलाओं के किए गई, किसानों के किए गई है, नौजवान लड़कियों को जो किए गए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महाराष्ट्र ने बहुत सारा ज़्यादा काम किया है। यही हमारा एजेंडा रहेगा, डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर ही हम लोगों के साथ जाएंगे। 2019 में मराठवाड़ा में बीजेपी ने 48 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बढ़त घटकर सिर्फ 7 विधानसभा सीटों तक सिमट गई। 2019 में बीजेपी ने विदर्भ में 60 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 13 विधानसभा सीटों पर नुकसान हुआ। तो बीजेपी कैसे कवर करेगी और 23 नवंबर को फिर सरकार बनाएगी? बीजेपी को जात पात, मराठा आरक्षण और रेवड़ी पॉलिटिक्स का काट निकालना होगा। ये काट एक ही नारा से निकल सकता है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर ये नारा चला तो हिंदू वोटर जात पात और रेवड़ी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि परिवार की सुरक्षा और जात पात से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। जान है तो जहान है और योगी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहचान है। कौन सा मजहब और कौन सी ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। 4 दिन बाद राहुल गांधी फिर महाराष्ट्र में रेवड़ी बांटने आ रहे हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस की रेवड़ी पॉलिटिक्स पर हल्ला बोल दिया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के झूठे वादों को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के वोटर को भी कांग्रेस की झूठ वाली फैक्ट्री से माल नहीं खरीदने की सलाह मुफ्त में दी है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब लूट को वोट देना है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार वादे पूरे करने में नाकाम। हिमाचल में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं। तेलंगाना में किसानों से किया कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। आप कितने दिनों तक जात पात पर चलाओगे? जात पात पर चलाओगे तो कमजोर रहोगे। और इसीलिए फिर कह के जा रहा हूं, एक रहोगे, सशक्त रहोगे, मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। राहुल गांधी को रेवड़ी पॉलिटिक्स के फेर में फंसाने का मौका खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने कहा कि वही वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके। 20 गारंटी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा राज्य में दिवालियापन हो जाएगा। वादे पूरे नहीं होने पर जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ेगा और पार्टी को सिर्फ बदनामी मिलेगी। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ जनरेशनಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. मोदी ने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं पूरी महाविकास अघाड़ी को घेर लिया। ठाकरे सेना के संजय राउत भी मोदी की बात को सही कह रहे हैं और खरगे की चिंता को वाजिब बता रहे हैं। ये बात सही है खरगे साहब की कि जो बात हम अभी घोषणा करने के बाद, हम सरकार आने के बाद पूरी नहीं कर सकते, वो आश्वासन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले राज्य की ट्रेजरी में क्या बचा है वो भी देखना चाहिए। खरगे साहब अनुभवी नेता है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी की रेवड़ी पॉलिटिक्स आगे क्यों नहीं चलने वाली, इसे भी समझ लीजिए। हिमाचल में कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, जो उपचुनाव के बाद खत्म हो गया। पशुपालकों को 80 से 100 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम देने का वादा किया, लेकिन अभी 45 से 55 रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौकरी का वादा किया, लेकिन सिर्फ 1300 नौकरी दे पाए। महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का वादा हुआ, लेकिन अब फंड की कमी का रोना रोया जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तो कर्मचारियों को टाइम पर वेतन देने के ही लाले पड़े हैं। ऐसे में हरियाणा हो या फिर झारखंड, कौन राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा करेगा? कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को झारखंड में हिमंता शर्मा धार देने में लगे हैं। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर ताला लगाने के लिए हिमंता ने डेमोग्राफी चेंज और आदिवासी अस्मिता पर हमले का मुद्दा उठा दिया है। संथाल परगना में 1951 में हिंदू और आदिवासी आबादी 90% थी, जो अब घटकर 67% रह गई है। मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 40% हो चुकी है। लेकिन राहुल ना तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोल सकते हैं और ना ही झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर, क्योंकि मोहब्बत की दुकान में सिर्फ 20% पर ही डिस्काउंट मिलता है। जब हम जाति में, समाज में बच जाता हूं, तभी हमारा सनातन दुर्बल हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव एक रहने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड का युवाओं का अस्मिता का लड़ाई है। ये चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने का चुनाव है। ये चुनाव पलामू पांकी का विकास का चुनाव है, और इसीलिए ये चुनाव में आप लोग एक होके हमारा उम्मीदवार शशि भूषण मेहता जी को वोट दीजिए। देना है कि नहीं देना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? एक रहना है कि बच जाना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? सब बोलिए। एक रहेगा तब जीतेगा, एक नहीं रहेगा आलमगीर आलम, इरफान अंसारी नेता बनेगा।
इसीलिए एक रहना हमारा काम है। जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा है ना, ये सारे लोग जेएमएम का, कांग्रेस का पैसा लेके चुनाव लड़ा है। ये सारा लोग वोट कटुआ बन के चुनाव लड़ा है। ये लोगों को एक भी हमें वोट नहीं देना है। बांग्लादेश वाला पैटर्न बंगाल में भी हावी होता जा रहा है, क्योंकि वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। कोलकाता में काली प्रतिमा के विसर्जन पर बवाल इसका एग्जाम्पल है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि धर्म विशेष के लोगों ने उनके जुलूस पर पथराव किया। कोलकाता नारकुलनागा पुलिस व्यर्थ हुई भीड़ के सामने। इसलिए बंगाल से बिहार तक और यूपी से महाराष्ट्र तक योगी का नारा हिट है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।